नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा के विषय में कल डीडी न्यूज़ पर एक डिटेल डिस्कशन था, डोर टू पर मैं लाइव था और नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर, वो भी ख़ासतौर से डीडी न्यूज़, क्योंकि आप अगर विश्वास कर सकते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सटीक डीडी न्यूज़ इसलिए रहता है कि वो बाकी की कहानी को एक्सपेंड नहीं करता, वो टू द पॉइंट बात करता है। दो टूक पर जिस समय मेरे से बात हुई और महुआ मोइत्रा के विषय में पूछा गया कि आखिर महुआ मोइत्रा का क्या हश्र होगा, क्योंकि एथिक्स कमेटी की बैठक कल चल रही थी और ये संभव था कि आज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। बात वहाँ पर ये थी कि सदस्यों में से 5 सदस्य ऐसे थे जो विरोध कर गए थे। दानिश अली विरोध कर गए थे, बीएसपी से आते हैं, और बड़ी दानिश अली को इतनी महिलाओं की चिंता, ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी चिंताएं छोड़कर महिलाओं की चिंता कर दी। जिस रिलीजन से वो आते हैं वहाँ पर महिलाओं का क्या दुर्दशा है उस विषय में भी उन्होंने नहीं सोचा। वो महिलाओं की इतनी चिंता कि उन्होंने आज बयान दे दिया और ये कहा कि महिलाओं के विषय में, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे वो वाला कांड हो, ये वाला हो, बिल्किस बानो हो, और अब महुआ मोइत्रा साहब बहुत ज़्यादा सरकार गलत कर रही है, महिलाओं को लेकर संजीदा नहीं। लेकिन दानिश अली ने एक बार भी अभी तक नीतीश कुमार के बयान को, नीतीश कुमार के भाषण को, जिसमें उसने खुला, मैं अब नीतीश कुमार को कोई माननी कहता होगा, मैं कहता हूँ उसने खुला हिंदुस्तान की संस्कृति का मजाक उड़ाया। विशाखा के जजमेंट को उसने शर्मसार कर दिया। वो जो बोल गया तो अब कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ओटीटी वाले बड़े चिंतित हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले, कि अब वो क्या दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो ब्लू फिल्म की तरह ही दिखा दिया। मतलब अब केवल दिखाना बाकी था, मुंह से वो ब्लू फिल्म की बात उन्होंने बता दी और उसको सेक्स एजुकेशन कहा गया। लेकिन उस विषय पर अभी भी जो एथिक्स कमेटी के विरोधी लोग हैं, जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है, उन्होंने एक बयान नहीं दिया। इंडी गठबंधन का अभी कोई बयान ही नहीं आया। आप सोचो कि नीतीश कुमार को लेकर देश की संस्कृति कहाँ जा रही है और कहाँ जा सकती है, उसके विषय में किसी को कोई चिंता नहीं है और कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं। महुआ मोइत्रा के मामले में मैंने पहले दिन से, ये लोग कह रहे थे कि नहीं साहब वो ये मामला, वो मैं कह रहा था कि ये केवल लॉगिन पासवर्ड का मामला नहीं है, ये कुत्ता विवाद नहीं है, और ये विवाद और ये सब पीछे चला जाएगा, डिफेमेशन, कुत्ता विवाद सब पीछे चला जाएगा। अब जो विवाद बनेगा, जो मामला बनता है, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला इतना गंभीर है कि ऐसे ही जैसे संसद सदस्य चुनकर आए या इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ, रॉ का चीफ अपनी पत्नी को, वो अपने जो उसकी सीक्रेट रहती हैं, वो अपनी पत्नी को उसकी सीक्रेट्स बता दे। आप सोचो कि रॉ के एजेंट्स मर भी जाते हैं फिर भी परिवार को भी नहीं बताते। देश की सुरक्षा इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है लेकिन देश के राज नहीं खोलते। उनके परिवार कितने परेशान रहते हैं लेकिन देश के राज नहीं खोले जाते। ऐसा ही डिफेंस का मामला, ऐसा ही पुलिस का मामला, ऐसा ही इंटेलिजेंस का मामला, और ऐसा ही इन सब के ऊपर जो कानून बनाने वाले लोग हैं, संसद, ऐसा ही संसद का मामला बनता है। संसद की विशेषाधिकार कमेटी और संसद का जो विशेषाधिकार दे रखा है उसको तार तार कर दिया उनसे। जब एथिक्स कमेटी ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद सवाल पूछे, और एथिक्स कमेटी में ऐसा नहीं है कि केवल विनोद सोनकर जी थे जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। एथिक्स कमेटी में विरोधी गुट के भी या मैं कहूँ कि अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं। दानिश अली उन्हीं में से एक हैं। इन लोगों ने उनको उसमें बुलाया गया और पूछा गया कि भाई आपने जो बयान दिया है कि आपके दर्शन हीरानंदानी के साथ संबंध हैं, यानी कि उनकी मित्रता है, तो उन्होंने पूछा किस लेवल की मित्रता है और आपके कॉल रिकॉर्ड्स क्या हैं, आप उनको कितने बार कॉल करते हैं और क्यों कॉल करते हैं, हर बार आपकी कॉल रिकॉर्ड्स पता कर सकते हैं, ये आपने उनको क्या बताया, कितने बार बताया। इस बात को लेकर महुआ मोइत्रा चीरहरण की बात करने लगी, द्रौपदी का वस्त्रहरण की बात करने लगी, और दानिश अली जैसे वो 4 लोग निकलकर बाहर हंगामा करने लगे। कार्रवाई भी पूरी नहीं होने दी। जो सवाल पूछे जा रहे थे उन सवालों को पूरा नहीं होने दिया।
परिणाम हम सब जान ही रहे थे कि इथिक्स कमेटी अब अपनी रिपोर्ट तो बनाएगी। इथिक्स कमेटी ने 500 पेजेस की रिपोर्ट बनाई और वो 500 पेजेस की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमारे लोग हम चुनकर संसद में भेजते हैं, अपना दायित्व तो उनको देते हैं और हम बेफिक्र हो जाते हैं कि संसद में बैठे लोग हमारे लिए सोचने वाले हैं, हमारे लिए पॉलिसी बनाने वाले हैं, हमारे लिए कानून बनाने वाले हैं और देश किस तरफ जाए, इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस तक, अंदर की पुलिस फोर्स से लेकर विदेश नीति तक, सब कानून तो उन्हीं को ही बनाना है, सब कुछ उन्हीं को ही करना है। तो फिर आप सोचो कि हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, सब कुछ हमने अपना न्यौछावर कर दिया संसद सदस्यों के लिए। और संसद सदस्य अगर अपनी जो उसके पास पावर दे दी गई है, जो हमने दी, वो पावर जो उसको दी गई है, वो जो अंदर बैठने की शक्ति दी गई है, अंदर डिस्कशन करने की शक्ति दी गई, उन पर विश्वास किया गया है, उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया, विशेषाधिकार दिया गया है कि आप सामान्य नागरिकों से अधिक विशेष अधिकार रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर। उन सभी को तार तार करने वाली महुआ मोइत्रा के लिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा विषय है और सबसे पहले तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए। उनकी सदस्यता जाने के बाद उस पर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पता करना चाहिए कि वो जेपी मॉर्गन ग्रुप से लेकर यहाँ तक जो विदेशी पॉलिटिक्स रहती है, जो विदेशी इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो पॉलिसीज़ को चेंज करवाना चाहते हैं, जो हमारे फिनेंशियल मामलों में इंटरवेंशन करते हैं, हमारी पॉलिसी वर्क में इंटरवेंशन करने वाले लोग हैं या एनजीओज़ हैं, विदेशी शक्तियां हैं, वो सभी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि लॉग इन दुबई से किया गया। अभी तो ये भी पता नहीं है कि दर्शन हीरानंदानी ने ही वो लॉगिन किए हैं या फिर किसी अन्य ने वो लॉगिन किए हैं। उन्होंने किसको किसको पासवर्ड दिया है, वहाँ दुबई में बैठकर क्या खेल हो रहा था। दर्शन हीरानंदानी को जब वो अपना मित्र बताती हैं तो ये भी संभव है कि मित्रता को निभाने के लिए वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हों और ये कह रहे हों, एफिडेविट उन्होंने जारी किया हो कि भाई हमने ये किया है। लेकिन सत्य ये है कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगेगा कि वाकई में कहाँ कहाँ वो खोला गया है और किसने किसने उसमें इंटरवेंशन किया है, ये सब कुछ सामने आएगा। दूसरी बात ये भी है कि चर्चा के दौरान ये बात आई ही थी, कल भी आई थी, उनके जो टीएमसी के सदस्य थे वो ये कह रहे थे कि नहीं साहब, ये देखना पड़ेगा कि जो लॉगिन पासवर्ड है उसमें संसद की साइट पर कितना इंटरवेंशन हो सकता है और वो खुद तो करेगा नहीं, कोई एमपी किसी और को दे देगा। इन सभी बातों पर डिस्कशन कल हुआ। उस डिस्कशन को आप सुन लीजिए। तो मैंने कल ही बता दिया था कि महुआ मोइत्रा की पहले सदस्यता जानी चाहिए और फिर वो होना चाहिए। आज एथिक्स कमेटी ने सेम बात 500 पेजेस की रिपोर्ट बनाकर दे दी है। दानिश अली ने कहा कि मैंने वो पढ़ी नहीं और सदस्यों ने कहा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साहब, एलिगेशन ये है कि महिला का वस्त्रहरण कर दिया गया। जरा एक बार उसको पूरा सुनिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। मेरे साथ 4 मेहमान आज के डिबेट में जुड़ चुके हैं और आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ शिशिर बाजोरिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिशिर बाजोरिया। मेरे साथ मोहम्मद तौफीक उर रहमान जुड़ चुके हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मोहम्मद तौसीफ उर रहमान। डीके दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डीके दुबे संवैधानिक और कानूनी मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ प्रकाश चंडालिया जुड़ चुके हैं, प्रकाश चंडालिया राष्ट्रीय महानगर के संपादक हैं। अब चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। लेकिन शुरुआत मैं पहले करता हूं, सबसे पहले डीके दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं और जो खबर ये आ रही है कि मसौदा रिपोर्ट जो है वो कल यानी 9 तारीख को मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि इसमें यह भी है कि जिस तरह से ये पूरा कमेटी जो है ये बट गई थी जिस दिन इसकी सुनवाई हो रही थी। जब बाहर निकले थे सांसद तो एक तरफ बीजेपी के सांसद थे, दूसरी तरफ बाकी विपक्ष के सांसद थे। 15 सदस्यों की ये समिति जो है बट गई थी। उसके बाद अगर मसौदा रिपोर्ट आ रही है तो ये क्या कुछ अब लगता है आपको टेक्निकल रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से कैसे ये पूरी प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी? देखिए, सीधी सीधी बात इसमें जो समझ में आती है वो ये है कि अगर ये जो एथिक्स कमेटी बैठी हुई है इसमें जो विरोध में सांसद थे उनकी संख्या कम है, यानी कि मेजोरिटी से रिपोर्ट आ सकती है। और इस पर मेजोरिटी से रिपोर्ट आने के बाद जिस समय लोकसभा जाएगी तो लोकसभा स्पीकर को इस पर निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है और ये भारत की अस्मिता का मामला है, कोई सामान्य मामला नहीं है।
दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो आगे प्रक्रिया शुरू हो गई है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी, और वो लोकपाल के बाद गया। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि सरकार ने सीधा नहीं दिया, लोकसभा ने सीधा नहीं दिया, वो लोकपाल की रिपोर्ट के साथ जाएगा। यानी कि प्राइमा फेसाई लोकपाल ये पा चुके हैं कि इसमें महुआ मोइत्रा दोषी हैं, इसलिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई जाएगी। और सीबीआई गई है का मतलब है कि क्रिमिनल चार्जेस के साथ अब ये केस आगे बढ़ेगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही यही होता है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के जो नियम हैं या जो कानून हैं, उन कानूनों के तहत इसमें और क्या क्या संभावना है। क्योंकि महुआ मोइत्रा के लिए एक और खास बात है कि वो जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ जुड़ी हुई थी, वो इन्वेस्टर ग्रुप है वर्ल्ड का, और वो फाइनेंशियल एडवाइजर वहां पर हुआ करती थी। भारत में जब वो आई तो यहाँ पर भी वो फाइनेंशियल का एडवाइस का काम करती थी। इसलिए ये हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट और भारत सरकार की जो पॉलिसी वर्क है, जो पार्लियामेंट से डिसाइड होता है, सरकार कैबिनेट उसको डिसाइड करती है, पार्लियामेंट जाती, तमाम तरह के डिस्कशन वेबसाइटों पर रहती है, राय मांगी जाती है, तो वो सारी चीजें डिस्क्लोज हो जाना इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, भारत में इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज को लेकर, इसलिए ये बहुत बड़ा विषय बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि लोकायुक्त उस लोकपाल उस विषय को वहीं पर समाप्त नहीं कर सकते जितनी उनके पास वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है, जो उनके पास रिपोर्ट, जो उनके पास कंप्लेंट गई। ये बहुत बड़ा पिटारा है और इसके तार कहां कहां से मिलेंगे ये निकल कर आएगा, इसलिए सीबीआई को इसको दिया गया है। तो और तीसरा मुद्दा और आ गया है, और वो तीसरा मुद्दा है कि जो कल एक एफआईआर के लिए कंप्लेंट दी गई है वो जय आनंद के द्वारा कि उनके घर अचानक ये पहुंच गई हैं सुबह, जबकि कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो वो अचानक सुबह पहुंच गई। उन्होंने कहा, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि साहब ये हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगा सकती हैं और किस प्रकार से हमारे घर पर आ गए। तो महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार से जय आनंद के खिलाफ केस वापस लिया है, जो डॉग थेफ्ट का मामला था, और वो लगातार उनसे बात करने का प्रयास कर रही हैं, और जो उनके एडवोकेट ने जय आनंद को फोन किया था दिल्ली हाईकोर्ट के केस को लेकर, वो सब मिलाकर ये कह रहे हैं कि अब महुआ मोइत्रा बहुत बुरी फंसी हुई हैं और इस पर इन्वेस्टिगेशन अब डिटेल आएगा तो बहुत कुछ निकल कर आएगा, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। इनकी सदस्यता जाना एक छोटा विषय होगा। आप कह रहे हैं सदस्यता जाना छोटा विषय होगा और भी बड़ी, लेकिन एक मैं टेक्निकल सवाल, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को इसमें जोड़ता हूं। विपक्षी सांसद असहमति का नोट दे सकते हैं, क्योंकि 7 सांसद 15 सदस्यीय जो कमेटी है, इसमें 7 बीजेपी के सांसद हैं, बाकी विपक्षी सांसद हैं। तो अगर विपक्षी सांसद असहमति का नोट देते हैं तो उसके कोई मायने हैं क्या? नहीं, असहमति का नोट देखिए ऐसा है, जब 15 सदस्यीय कमेटी है तो 8-7 से अगर चला भी जाएगा तो 8 सदस्य रिकमेंड करेंगे, और डिटेल रिपोर्ट जिस समय जाएगी तो उस डिटेल्ड रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर के हाथ में डिस्क्रिप्शन रहता है कि उनको डिसाइड करना है। इसलिए अगर 7 सदस्य ऐसा कहेंगे भी, और जो स्वाभाविक है, क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया में महुआ जी से जब पूछा गया कि आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी मित्रता कितनी गहरी है, तो वो कहती है हमारा वस्त्रहरण हो रहा है। आप सोचिए कि अगर कोई महिला ये कह रही है कि भाई हमारे मित्र हैं इसलिए हमने उनको लॉगिन पासवर्ड दे दिया है, तो क्या एथिक्स कमेटी ये भी नहीं पूछेगी कि मित्रता कितनी गहरी है और आपकी मित्रता का लेवल क्या है? अब लेवल पूछा जा रहा तो उनके पास समस्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि डिसीजन लेना लोकसभा स्पीकर का काम है, और नहीं तो लोकसभा स्पीकर स्टैंड बाई भी कर सकते हैं और सीबीआई की तरफ इशारा भी कर सकते हैं कि वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है अभी सस्पेंड आसानी से किया जा सकता है, बहुत कोई बड़ा विषय नहीं। ओके, तो डीके दुबे जी कह रहे हैं कि दरअसल महुआ मोइत्रा को सस्पेंड करना तो एक छोटी चीज है, मामला इससे कहीं आगे है। जल्दी से उस पर एक जो है रिएक्शन ले लेता हूं डीके दुबे जी का। लेकिन एक बात तो जरूर है ना कि इसमें भी ये बात उनका महुआ मोइत्रा की जो विदेश आना जाने की जो थी बातें सारी, वो सब भी स्वीकार हुई हैं कि उनका विदेश आने जाने का खर्च भी वो व्यक्ति जो विदेश में बैठा वो उठाता था। तो ये भी अपने आप में गंभीर मसला है। लेकिन ठीक है, आपने जो कहा, पर मैं डीके दुबे जो तौसीफ कह रहे हैं कि भाई ये इसमें रूल्स, विद इन रूल्स होना चाहिए। रूल्स क्या है? क्या सांसदों को रूल सर्कुलेट किया गया था कि भाई आप अपना ईमेल आईडी जो है इस तरह से शेयर नहीं कर सकते? क्या विदेश में बैठकर कोई व्यक्ति जो है, अगर सांसद का ही कोई परिचित अगर विदेश में बैठकर करता है तो क्या ऐसा कर सकता है? विद इन रूल्स आता है ये सारी चीजें तौसीफ उठा रहे हैं। नहीं, बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है,
सांसद को कुछ फंड अलॉट होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट होते हैं, बाकायदा उसकी लिस्टिंग होती है कि भाई ये लोग जो है वो एनआईसी का पोर्टल खोलेंगे मेरे बिहाफ पर और ये हमारे कार्य मतलब जो हमारे असिस्टेंट हैं वो काम करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है ना, कोई सजा तो दी नहीं जा रही। और इन्वेस्टिगेशन जो तौफीक साहब उठा रहे हैं, यही तो चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना, यही तो अंदर इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा कि वाकई में रूल्स का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ और कितना वायलेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो अगर कॉपरेट करें तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से वो भागती हुई दिखाई दे रही हैं, चीजों को छोड़कर दूसरे मुद्दों को उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं और अंदर से कुछ गड़बड़ाहट है कि वाकई में मामला कहीं पकड़ ना जाए, तो ऐसा करें कि उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का तो यही मतलब होता है कि गहराई से रूल्स को देखा जाए, गहराई से पोर्टल के नियमों को देखा जाए, अपॉइंटमेंट को देखा जाए और जो वायलेशन हुए हैं उन वायलेशंस को देखा जाए। तो अभी तो केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत बड़ा कोई इशू बना है। लेकिन लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर सवाल यह है कि कल जो है, जैसे फिर खबर आ रही है कि अगर कल जो है एथिक्स कमेटी एक रिपोर्ट दे देती है, वो भले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट हो, और उसको अगर लोकसभा स्पीकर स्वीकार कर लेते हैं तो महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है। और दूसरी बात ये भी नहीं भूलना चाहिए, 2005 में जब पैसे लेकर के सवाल पूछने का मामला हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। उसका हवाला देकर भी कहा जा सकता है कि हाँ, इनकी सांसदी जो है वो ले ली जाए। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2007 में यह मामला, जब 2005 का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको उस फैसले को माना था और कहा था कि बिल्कुल इनके सांसदों का जो सांसदी गई वो फैसला सही था। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर कल फैसला आ गया तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? नहीं, ऑप्शन तो फिर जैसे ही वो फैसला ले लेंगे तो फिर कोर्ट में जाकर वो चैलेंज होगा, क्योंकि जो डिसीजन है ना, जब डिसीजन करते हैं लोकसभा के स्पीकर तो वो डिसीजन चैलेंजेबल होता है। लेकिन आप उसको मेरी तरह से एक बार सोचिए कि संसद के अंदर मुझे जाने का अधिकार है और मैं अपनी जगह पर अपने बेटे को भेजना चाहता हूं, अपने भाई को भेजना चाहता हूं, क्या की अनुमति दी जा सकती है? सेम लॉगिन पासवर्ड पर होता है कि मेरे बिहाफ पर कौन होगा और उसके अपॉइंटमेंट होते हैं, बाकायदा उसका फंड निकलता है, उसकी लिस्टिंग होती है। इससे कम नहीं देखी। मेरा भी अपना लंबा राजनीतिक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का करियर है, मैंने इतनी राजनीतिक हत्याएं किसी राज्य में नहीं देखी। डीके दुबे जी, मैं ये जो बात चल रही है उसमें मेरा एक पर्सनल प्रकरण वेस्ट बंगाल का है। ओके। समय CAA चल रहा था, उस समय मैं आपके चैनल पर भी लगातार आ रहा था, पूरे देश को कन्विंस करने की कोशिश कर, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेरा एक कार्यक्रम लगा और था, और उन्होंने पॉलिटिकली बाबुल सुप्रियो को बुलाया हुआ था, मेरा लेक्चर था। आप सोचो, प्रोफेसर्स के बीच में कार्यक्रम था, जो MPhil बच्चे कर रहे थे या जो हायर एजुकेशन ले रहे थे उनके बीच में था, और मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। हम दोनों फंस गए थे सर, बहुत बड़ा प्रकरण था वो, बाबुल सुप्रियो और मैं फंसा था उसमें। और जादवपुर यूनिवर्सिटी में हम 4 घंटे हॉस्टेज रहे। वो तो जगदीप धनखड़ साहब वहां पर गवर्नर थे जो अपनी पर्सनल फील्ड लेकर आए थे। हमने उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने ममता दीदी को इन्फॉर्म किया। ममता दीदी ने कहा कि नहीं, कमिश्नर बात करेगा। कमिश्नर ने कहा कि हम अंदर नहीं घुसेंगे। हमने कहा हम मर जाएंगे तब अंदर घुसेंगे क्या। आप सोचिए कि उस एक प्रकरण में हमने जो कंप्लेंट की थी, आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई साहब। उस दिन धनखड़ साहब ना होते तो जीवित ना होते। मैंने साक्षात लिंचिंग देखी है, मैं कपड़े शपड़े सारे फट गए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं हुई। अब इस प्रकरण को, जो मेरा व्यक्तिगत प्रकरण है, अब इसको कैसे काउंट करेंगे। मैं तो कोई पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं हूं, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की तरह वहां यूनिवर्सिटी में कन्विंस करने गया था, क्योंकि वहां आंदोलन चल रहा था। और मैं उनके सामने गया था कि आप मुझसे प्रश्न करिए, मैं जवाब दूंगा सभी। आप यहाँ ये मैं क्या कर, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए बंगाल को लेकर जो है बार बार चर्चा होती है, और ये भद्र लोग जनों का बंगाल है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। प्रकाश, तो आपने सुना कि आखिर क्या हुआ, और इस बात की चर्चा मैंने कल ही कर दी थी, इसलिए आप इसको ध्यान से, आपने सुना, इसको फॉरवर्ड करिए, लोगों को बताइए कि आखिर ये कितना बड़ा विषय था। देखने में छोटा लग रहा था, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा विषय था, और ये विषय है। और ये सभी सांसदों को, जो और भी सदस्य हैं, या वो नीचे से लेकर, सभासद से लेकर, मैं अगर बात करूं कि जो नगर महापालिका होती है, नगर पालिका होती है, विधान परिषद, नीचे से लेकर और वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक, आप सोचो कि सौरभ कृपाल
जिनका एक जो 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 कि जो कि बाइसेक्सुअल हैं, और वो सौरभ कृपाल का जो मेल फ्रेंड है, वो मतलब वो गे हैं, वो एक मेल फ्रेंड है, वो विदेशी नागरिक है और वो हमारे यहाँ एमबेसी पे काम करता है। इस बात को लेकर, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर केंद्र सरकार लगातार संजीदा है और उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है। आप सोचिए, इसलिए क्योंकि हमारी सिक्योरिटी उसके हाथ में चली जाएगी, और ये चूँकि हस्बैंड वाइफ बनेंगे और ये अननेचुरल बन रहे हैं, अननेचुरल इनका रिलेशन है, इसलिए जब ये प्रकृति को तोड़ सकते हैं तो ये कुछ भी तोड़ सकते हैं। यही कारण है कि उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। वो जबकि बी एन कृपाल ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे, उनके बेटे हैं, और आज के समय पर मोस्टली जजेस जो पिछले 2-3 साल से चीफ जस्टिस भी हुए हैं, उनके अपॉइंटमेंट भी उसी समय हुए जब बी एन कृपाल साहब या तो चीफ जस्टिस थे या फिर कॉलेजियम के सदस्य थे। इतनी सिक्योरिटी का विषय भारत का रहता है। अगर भारत की इतनी सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती, अगर एक सांसद अपना लॉगिन पासवर्ड भी नहीं सेव कर सकता, तो फिर वो और क्या कर सकता है? क्यों संसद सदस्य, क्यों उसको देश से खेलने के लिए दिया जाए? और ये भी देखना पड़ेगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करवा कर कि कहीं वो प्लांटेड तो नहीं है, कहीं और के हाथ में नहीं तो खेल रही हैं। और ये बात केवल उनके लिए नहीं, मुझे लगता है कि जितने मेंबर्स हैं उनकी सबकी लॉगिन कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ से और कौन कौन से आईपी एड्रेस से हो रहा है, इन सब पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कहीं और लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कहीं और लोग तो हाथों से बने हुए बपोले नहीं हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की। आगे जो होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।